यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऑफिस में। हम आपको बता दें कि बीईएल की स्थापना 1954 में हुई थी और ये संचार क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती है। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश बत्रा जी, जो कि कंपनी के सीएफओ हैं। इन्हें हाल में ही बेस्ट सीएफओ का अवार्ड भी मिला है। हम इनसे बात करेंगे। दिनेश बत्रा जी, नमस्कार सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में बीईएल की क्या योजनाएं हैं और वो कैसे विस्तृत होंगी। जी हाँ, जैसे कि आपने बताया कि बीएल की स्थापना 1954 में हुई थी और तभी से बीएल डिफेंस क्षेत्र में काम कर रही है और लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देती रही है। अभी विगत के 2 सालों में, जैसा कि आप जानते हैं कि एक देश पेंडेमिक से गुजर रहा था, पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस सालों में भी अपनी तमाम दिक्कतों के बाद, लॉकडाउन्स थे, ग्लोबल शटडाउन था, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी, बट इस सब के बावजूद इन दोनों सालों में बीएल ने अपनी परफॉर्मेंस के उच्चतम शिखर पे पहुंची। और अभी पिछले साल में मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हम लोगों ने 15,000 करोड़ का टर्नओवर के लक्ष्य को पार किया, जो कि अब तक का हाईएस्ट था। हमारे प्रॉफिट्स भी इस साल में सबसे हाईएस्ट थे और इवन हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें 51.14% की भागीदारी सरकार की है, बाकी सब पब्लिक में है, उनको कंपनी की हमेशा से कोशिश रही है कि उनकी वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाकर और ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देके हम उनके साथ अपनी प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि इस बार हमने 450% का डिविडेंड दिया, जिसका मतलब है कि हमारा 1 रुपए का शेयर है, उस पे 4.5 रुपए का डिविडेंड हमने अपने शेयर होल्डर्स को दिया। और पिछले 2 सालों से, मैंने 2 साल पहले ही इस कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट पर मैं आया था, तब से 24,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता था, जिसको हमने अपनी योजनाओं के तहत बढ़ाते हुए आज 60,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर पहुंचे। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पहली डीपीएसयू कंपनी थी जिसने 50,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया था। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लगातार आगे तरक्की कर रही है। हम लोग डिफेंस क्षेत्र में काम करते थे, अभी हमारी बड़ी योजनाएं हैं कि नॉन डिफेंस क्षेत्र में भी हम लोग आगे काम करें, इंडिजिनाइज टेक्नोलॉजीज डेवलप करें। तो इसके तहत हम लोग सिविल एविएशन, रेल एंड मेट्रो और हमारे स्पेस टेक्नोलॉजीज, ई मोबिलिटी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साजो सामान हैं, जैसे बैटरीज हैं, चार्जिंग स्टेशंस हैं, इन सब क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं और आगे इसमें काफी संभावनाएं हैं। तो बीएल का विस्तार लगातार हो रहा है। एक्सपोर्ट क्षेत्र में भी हम लोगों की बड़ी योजनाएं हैं जिनके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको संक्षेप में बता सकता हूं कि बीएल एक उभरती हुई, बढ़ती हुई कंपनी है। एक बात मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि 2 साल पहले जब पेंडेमिक शुरू हुआ था, तो देश में वेंटिलेटर्स की बहुत कमी थी। तो सरकार ने एक काम सौंपा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 30,000 वेंटिलेटर बनाने का, जो हम लोगों ने 6 महीनों में 30,000 आईसीयू ग्रेड के वेंटिलेटर्स इस देश के कोने कोने में पहुंचाए, जिससे कि उस समय की जो समस्याएं थी उसको निपटने में देश के डॉक्टरों को काफी सहायता मिली। तो जब जब विशेष जरूरतें भी होती हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा आगे आके देश की उन जरूरतों को पूरा करती है। सर, हमारे रिसर्च के मुताबिक बीईएल का राजस्व जो है 9% की ग्रोथ हासिल की उसने। ये पैंडेमिक के बावजूद हुआ है सर। जी हाँ। ये करिश्मा आपने कैसे कर दिखाया? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पिछले से पिछले साल में जब
30,000 वेंटिलेटर बनाने का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला, उस समय देश में लॉकडाउन चल रहा था। बाकी कंपनियां देश और विदेश में सब बंद थी, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सीनियर मैनेजमेंट थी, हमारे सीएमडी साहब, वो खुद शॉप फ्लोर पे खड़े होकर इसका नेतृत्व कर रहे थे। और सारी बेल की टीम, हमारे रिसर्च की टीम, हमारे मटेरियल्स मैनेजमेंट, हमारे प्रोडक्शन के लोग, सब लोगों ने अपना आगे बढ़कर अपनी जान की भी चिंता नहीं की और इस लक्ष्य को प्राप्त किया। तो यही जो एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मैन पावर है, जो लोग हैं, सीनियर मैनेजमेंट हैं या वर्कर्स हैं, उसका देश के प्रति अपनी कर्तव्य को पूरा करना और कंपनी के प्रति। तो इस पैंडेमिक में तमाम प्रॉब्लम्स के बाद, इनफैक्ट इस बार खाली पैंडेमिक ही नहीं था, फिर आपने को पता होगा ग्लोबल सेमीकंडक्टर की बड़ी शॉर्टेज थी। फिर रशिया यूक्रेन का जब वॉर शुरू हो गया तो लॉजिस्टिक्स की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इन सारी बाधाओं को पार करते हुए भी हम लोग अपने परफॉर्मेंस के उच्चतम स्तर पर पहुंचे, जैसे कि 15,000 करोड़, टू बी प्रिसाइज 15,044 करोड़ का हमारा टर्नओवर था। प्रॉफिट्स हमारे जो पीबीटी था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो 3,000 करोड़ को क्रॉस किया और पैट भी अपना हाईएस्ट था। ईपीएस हमारी 9 रुपए 64 पैसे की, वो भी हाईएस्ट है। डिविडेंड हमने दिया, वो भी हाईएस्ट। तो इस तरह से हम लोग अपने परफॉर्मेंस के हर पैरामीटर पे उच्चतम शिखर पर थे। तो मैं ये श्रेय दूंगा बेल की मैनेजमेंट को, बेल की टॉप मैनेजमेंट जो हमेशा से आगे बढ़कर काम करती है, और बेल में काम करने वाले हर कर्मचारी जो कि पूरी ताकत से बेल के प्रति समर्पित है। और उनके बीच में ये भावना है कि हम लोग डिफेंस में काम कर रहे हैं, देश की जरूरत है, तो हम लोग आगे से बढ़कर काम करें और हर लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ये पैंडेमिक का असर तो पड़ा। एक्चुअली हमारी योजना थी 15% ग्रोथ की, जो कि कुछ समस्याओं की वजह से और हम लोग को कंपोनेंट्स नहीं मिल पाए, तो हम लोग 9% से ही ग्रो कर सके। इस बार हमने योजना बनाई है 15% से अपने टर्नओवर को बढ़ाने की, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल हम 15% की ग्रोथ को जरूर प्राप्त कर सकेंगे। अपनी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन पावर है, जो हमारी टीम्स हैं, उनकी लगन की वजह से। सबसे शानदार बात आपने जो कही है कि इस बीएल के अचीवमेंट्स में टॉप मैनेजमेंट से लेकर वर्कर तक का योगदान रहा, और आपने उसको बहुत खूबसूरती से बताया है। जी। अभी हाल फिलहाल में आर्मी से आपको एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें T-90 टैंक की मेंटेनेंस शामिल है, एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स शामिल हैं। अब भविष्य में आप क्या देखते हैं कि इस तरह कितने ऑर्डर्स और मिल सकते हैं बीएल को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल जो 2021-22 का था, बीएल ने 19,000 करोड़ के ऑर्डर्स की प्राप्ति की थी, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सभी के ऑर्डर्स शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन से भी काफी अच्छे ऑर्डर मिले, ईवीएम और वीवीपैट के। तो और आगे के जो हमारे को पता है, जो चीजें चल रही हैं, कि इस साल भी करीबन 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स नए आने की संभावनाएं हैं। हमारी ऑलरेडी 57,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसकी वजह से हम लोग 15% ग्रोथ को प्लान कर पा रहे हैं। तो इवन सरकार का जो इंडिजिनाइजेशन का प्लान चल रहा है, सरकार की 3 लिस्ट आई, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट इनको बोलते हैं। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत इक्विपमेंट शामिल हैं, जो कि हम लोग पहले से ही डेवलप कर चुके हैं या और आगे करने वाले हैं। तो इसमें मैं ये देखता हूं कि आने वाले 5-6 सालों तक ये जो 20,000 करोड़ तो मिनिमम के ऑर्डर्स हर साल आते रहेंगे, जिससे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की लगातार 15 से 20% ग्रोथ होने की बीच में कोई बाधा नहीं होगी ऑर्डर्स की वजह से। तो यही बस मैं कहना चाहूंगा। Dinesh, I just wanted to ask you one thing.
Prime Minister has given a rousing call to strengthen Atmanirbhar Bharat, and how do really BEL is going to participate in strengthening the movement, and that is really the vision of Prime Minister. Yes. In fact, Bharat Electronics has always contributed and planned for the indigenization, that is the in-house development of technologies. Accordingly, BEL invests around 1,000 crores of rupees, which is 6 to 7% of our turnover in research and development. We have state-of-the-art central research laboratories, product development and innovation center, where 50% of our total engineers employed in BEL are working in these research laboratories and R&D departments. And they are continuously developing cutting-edge technologies. The things which were being imported earlier, we are indigenizing. In between, the support in terms of call given by the Honorable Prime Minister of India for making India Atmanirbhar, and various policy decisions have been taken in that regard. As I was just telling you that the 3 positive indigenization lists have come, means these all equipments which are included in those lists will not be imported anymore. So they are to be procured and developed within the country. So as BEL is having lot many equipments already in its production line, or they are in the research laboratories already, so we will be contributing a lot in this call given by the Honorable Prime Minister. Also, whatever we were importing, that also we are asking industry to develop those, and we are assuring that once they develop, the assured orders will be given to them. So these equipments and subsystems we are putting on these. There is a Srijan portal of Government of India. On our sites also we are putting and inviting industry, and in turn we are also contributing the development of MSME sector by giving them more and more opportunities to develop the things which were being imported earlier, by assuring them once they develop, we'll give them orders. Also, we have joined Delhi Metro in developing in-house various systems of Delhi Metros which they were importing earlier. Same way in the civil aviation sector. And like as I discussed, that we are also working in the electric vehicle segment, that is e-mobility. It is our philosophy within BEL that we want to develop everything indigenously. Accordingly, this charging stations, etc., we have developed. In turn, we are contributing in the making country Atmanirbhar, and also taking BEL's business to the higher level. Correlating to these questions, will it be really a ground reality that there will be substantial reduction in imports through BEL Yes. for electronics and all? Yes, as many things are happening. As you know, very recently, Ministry of Defence has given AON for 76,000 crores of equipments. Yeah. They all are being made indigenously. Yeah. So these are whether next generation corvettes or the FICVs, that is tanks, etc. So all these policy measures are already contributing in reduction of imports. And as again and again I'm telling you, this positive indigenization list, these are all big platforms, weapon systems, the guns, etc., etc. Many of these were being imported earlier. Now when all these will be made indigenously by Indian industry, whether public sector or private sector, so definitely it will lead to less import,
and saving of not only the foreign exchange for the country, but development of the country as a whole, as lot many the suppliers of components or subsystems or research and developments, institutions, startups, they all will be developed, and then it will bring the multiplier effect. That is, then more and more country will be, progressing towards being Atmanirbhar, and not only being Atmanirbhar, then these, once you attain a certain level in these technologies, will be supplying to the world. यानी कि बीईएल देश की सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ लोकतंत्र की रक्षा के लिए ईवीएम और वीवीपैट भी बना रही है। ये बहुत यूनिक बात है। हम ये जानना चाहेंगे कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर से बहुत से आगे आ रहे हैं, ऐसे इसको लेके क्या आगे कंपटीशन बीईएल का बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या योजनाएं हैं इसको लेके? जी हाँ, ये तो ऑब्वियस है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट का साइज भी बढ़ रहा है। जैसे जो कल तक इंपोर्ट होता था वो देश में ही बनेगा, तो आपकी मार्केट बड़ी हो रही है, और कई प्लेयर्स भी इसके बीच में आ रहे हैं। तो खाली कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि वो हमारा बिजनेस कहीं और जाएगा। इनफैक्ट हम लोगों के बीच में, इंडस्ट्री में आपस में सहयोग भी बढ़ रहा है। जैसे बीएल ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरर्स के साथ एमओयू किया है, वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं, हम वेरियस इक्विपमेंट्स और उसमें लगने वाले सेंसर्स वो बनाते हैं, तो हमारे बीच में सहयोग भी हो रहा है। कंपटीशन बढ़ता है तो एफिशिएंसी भी बढ़ती है, भले वो हमारी हो या प्राइवेट सेक्टर की हो। और आप देखिए, देश में जिस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ा है सभी प्रॉस्पर हुए हैं। भले ये ऑटोमोबाइल सेक्टर था, आज हम लोग देश दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारी जो सड़कों पे दौड़ती हुई कारें हैं उनकी क्वालिटी देखिए किस कदर बढ़ चुकी है। तो यही कुछ डिफेंस सेक्टर में होगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, लोगों के बीच में सहयोग बढ़ेगा, फिर आपकी मार्केट खाली डोमेस्टिक ना रह के आप दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें सभी की तरक्की है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि एक बहुत पुरानी कंपनी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो इसके बीच में वी विल हैव ए पोजीशन ऑफ ए मार्केट लीडर। और जिन क्षेत्रों में हम काम करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बीएल उसमें और आगे बढ़ेगी, और हमें बढ़ते हुए कंपटीशन से खतरा नहीं है, उल्टा हमारे को ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और आप देखिए कि हम हर साल पिछले बार से आगे बढ़ रहे हैं। अगले साल का मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि हम लोग 15% से ग्रो करेंगे, और ये चीज मैं अगले 3-4 साल तक तो बिल्कुल क्लियर विजन के साथ देख रहा हूं कि ऐसा होता रहेगा। हम आपको बता दें कि बीईएल डिफेंस और टेक्निक के अलावा सोशल कॉजेज में भी बहुत सारा काम कर रही है। बीईएल ने पीएम केयर फंड में 2.25 करोड़ का योगदान दिया है। हम बत्रा साहब से जानना चाहेंगे कि भविष्य में क्या योजना है, क्या ये योगदान और बढ़ेगा प्रॉफिट के साथ साथ? जी हाँ, आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया है। एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2.25 करोड़ नहीं है, हमने पिछले साल 15 करोड़ का योगदान दिया था जब पैंडेमिक था। वेबसाइट के आंकड़े 2.25 करोड़ के। अच्छा, तो बीएल के ऑफिस, चलिए हम आंकड़ों पे नहीं जाते, हम इस भावना पे रहते हैं कि एक तो आप जानते होंगे कि एज पर कंपनी एक्ट हर कंपनी को अपने 2% जो उनका लाभांश होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसका 2% सीएसआर पे खर्च करना होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग, पिछली बार हमारा बजट करीबन 51 करोड़ रुपए का था, जो हम सीएसआर की तहत विभिन्न क्षेत्रों में खर्च करते हैं, भले ही वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र है। ऐसे गवर्नमेंट की कई थीम्स हैं जिस पर हम अकॉर्डिंगली काम करते हैं। बीएल जिन क्षेत्रों को हम लोग चुनते हैं उसमें बीएल खुद अपनी योजनाओं के तहत वहां पे खुद बनाती है उन चीजों को। हम लोग स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, शौचालय है, कंप्लीट विलेज डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल्स है, कई इक्विपमेंट है हमको देने के। तो इसको हम लगातार करते रहेंगे। ये तो स्टैट्यूटरी भी है
और हमारी जो बीएल की शुरू से भावना रही है कि जिस समाज से इनके रिसोर्सेस को प्रयोग करके, भले ही वो ह्यूमन रिसोर्स हो, लैंड हो, पावर हो, एनवायरनमेंट है, तो कुछ आपको उसको वापस लौटाना चाहिए। तो उसके तहत हम लोग करते हैं। उसी योजनाओं के तहत हम लोग समय समय पे पीएम केयर फंड में भी योगदान देते हैं। हम दर्शकों को बता दें कि बीईएल को अच्छे काम के लिए लगातार अवार्ड्स मिल रहे हैं। 2021 के लिए इन्हें बेस्ट बिजनेस स्टैंडर्ड एनुअल अवार्ड मिला और खुद बत्रा साहब को बेस्ट सीएफओ अवार्ड मिला। हम आपको बधाई देना चाहेंगे और धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि परफॉर्मेंस आगे जारी रहेगी। जी हाँ, मैं इस विषय में आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से बीएल की परफॉर्मेंस रह रही है। तो पिछले साल मेरे को कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया था, एक संस्था ने, ग्रीन टेक करके है। फिर सीआईआई ने बेस्ट सीएफओ इन पीएसयू कैटेगरी का मुझे अवार्ड दिया था। फिर बीएल को बिजनेस वर्ल्ड है या बिजनेस टुडे है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, उससे बेस्ट पीएसयू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, जिसको हमारी सीएमडी हैं मैडम आनंदी रामलिंगम, उन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया था और उन्हीं के नेतृत्व में ये बीएल की सारी परफॉर्मेंस हो रही है। तो ऐसे आरएनडी का अवार्ड भी हम लोगों को मिला था और ऐसे बहुत से अवार्ड हम लोगों को मिलते रहते हैं हमारे कार्यों की प्रशंसा के रूप में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी हम लोग अपनी इस अच्छी परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे। और अवार्ड्स तो अच्छी परफॉर्मेंस का फिर एक नेचुरल आउटकम होते हैं। और बीईएल जो है हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए इक्विपमेंट बनाती हैं, इलेक्शन कमीशन के लिए इक्विपमेंट बनाती हैं। हम आपको बता दें कि हाल में बीईएल ने बेलारूस से एक एग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। तो हम जानना चाहेंगे भविष्य में विदेशों में मार्केट क्या देखते हैं आप बीईएल का? जी हाँ, हमारा एक और योजना है हमारे एक्सपोर्ट्स को लगातार बढ़ाने की, और ऐसा सरकार की तरफ से भी ये कदम उठाए जा रहे हैं कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़े। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाले सालों में चाहती है कि 10% हमारे टर्नओवर का एक्सपोर्ट से आए। तो उस दिशा में हम लोग कई योजनाएं बना रहे हैं, जैसे कि हम अपना विस्तार कर रहे हैं, हमारे ऑफिसेज इन विदेशों में खोलना जहां हमारी मार्केट अच्छी है। ऑलरेडी हमारे ऑफिस सिंगापुर, ओमान, वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ पे न्यूयॉर्क, इनमें काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारा अगला ऑफिस जो है नाइजीरिया में खुलने वाला है, उसके बाद ब्राजील में है। तो एक तो हम कि कस्टमर के पास पहुंच सकें, तो हम लोग यहाँ पर अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं और वहाँ पे हमारे लोग नियुक्त हैं, तो जिससे कि वहाँ के गवर्नमेंट की, वहाँ की सेनाओं की जो जरूरत होती है हम लोग जान सकें और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स निर्यात कर सकें। इसी क्रम में जो जिस तरह से भारत में आत्मनिर्भर की योजना को आगे बढ़ाते हुए देश में ही सारा निर्माण करने का है, तो बाहर के जो बड़े ओईएम्स हैं वो लोग यहाँ आना चाहते हैं और बीएल जैसी कंपनीज के साथ जो इसमें अग्रणी हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो उसी क्रम में हमारे देशों के साथ एमओयूज वगैरह होते रहते हैं। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स क्षेत्र में भी उसी तरह से तरक्की करेगी जैसे कि अपने डोमेस्टिक क्षेत्र में कर रही है। तो बेलारूस से जो एमओयू आप कह रहे हैं उसी दिशा में कदम है। बाला साहब, उसी रिलेटेड एक मैं पूछना चाहता हूँ, डायरेक्टली नॉट लिंक टू बेल, बट जैसे हमने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ, उसके बाद बैंगलोर में या सो हुआ, अभी अहमदाबाद में होने वाला था, तो बेसिक एम वाज कि कैसे इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए डिफेंस सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, बट वन कैन से इट इज नॉट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज नॉट आज एक्सपेक्टेड, जितना बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा। उसके कारण क्या हो सकता है, क्यों नहीं बढ़ पा रहा? देखिए, जैसे सरकार ने इस क्षेत्र में कि एफडीआई आ सके, बड़ी
आसान किया है सारी प्रक्रिया को। और 74 या 76 है जिसमें कि ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई हो सकता है, बाहर की कंपनियां आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन इसको वो 100% तक ले गए कि सरकार की स्वीकृति से आप 100% एफडीआई हो सकता है। मुझे लगता है इस पे मेरे को आपको विस्तार पूर्वक तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना ये एफडीआई डिफेंस के क्षेत्र में आया, बट डेफिनेटली सरकार ने जिस तरह से इस प्रक्रिया को आसान कर रहे हैं और बाहर के लोग इसको देख रहे हैं, तो जरूर जिस तरह से और क्षेत्रों में, भले वो ऑटोमोबाइल का क्षेत्र रहा हो या टेली कम्युनिकेशन का रहा हो। आपको क्या लग रहा है इसको बढ़ाने के लिए कुछ और, can you suggest something so that investors will be more attracted or more FDI will be in the pipeline, something like that, because you have a vast experience in this line? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया, मैं इस पे विस्तार से तो नहीं अभी आपको कुछ कह पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली हमारी सरकार जैसे हर क्षेत्र में और आसान से आसान प्रक्रियाएं और रूल्स बनाती जा रही हैं। और जैसे कि बाहर की कंपनियों को, कईयों को लगता है कि ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है जिसका आईपी वो बाहर नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए 100% एफडीआई तक अलाउ किया गया है। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन अभी कितना हुआ है इस पे मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट डेफिनेटली ये एफडीआई जैसे जब देश में ही निर्माण की प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक ये कंपनियां सोचती थी हम अपनी यहां से ही यहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब वो अपॉर्चुनिटी खत्म होगी तो वो यहां आएंगे, या तो जॉइंट वेंचर्स करेंगे या कंप्लीट इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहेंगे 100%, या जैसे कि 76% की बात हुई, जिससे कि मेजॉरिटी कंट्रोल उनके पास रहेगा। डेफिनेटली ये क्षेत्र काफी डेवलप होगा आने वाले सालों में। एक आखिरी सवाल, हाल ही में बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्मार्ट मिनी कॉलोनी का उद्घाटन किया। बीईएल 17 स्मार्ट कॉलोनीज में काम कर रही है। हम ये जानना चाहेंगे क्या प्लानिंग है उसकी और कितना, कब तक वो काम पूरा होगा? जी हाँ, वो जब हमने सिविल क्षेत्र में प्रवेश किया था, हम लोग ईवीएम वीवीपैट तो पहले से ही बनाते थे, लेकिन होमलैंड सिक्योरिटी और स्मार्ट सिटी सिविल क्षेत्र में हमारी विस्तार योजना का एक महत्वपूर्ण अंग था। और बहुत सारे स्मार्ट सिटीज, जैसे आपने बताया 17, जिसमें आपको बताना चाहूंगा आगरा जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी का मिलने वाला, फिर चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी, बेलागावी, ऐसे बहुत से हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। फिर मिनिस्ट्री का था कि जो चीज हम स्मार्ट सिटीज तो वैसे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपनी कॉलोनीज हैं उनको भी स्मार्ट बनाया जाए। तो उसी योजना के तहत हम लोगों ने अपनी जो हमारी रेजिडेंशियल कॉलोनी है बैंगलोर की, तो उसको हमने स्मार्ट सिटी, एक मिनी स्मार्ट सिटी का रूप दिया। देखिए कि स्मार्ट सिटी में क्या होता है, एक तो सिटी सर्विलेंस है जिससे कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, अपराध होता है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरा, व्हीकल्स हैं तो उनका एक जो ट्रैफिक, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम होता है, नंबर प्लेट ANPRs बोलते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉर्डिंग, तो जिससे कि यदि कोई व्हीकल एक्सीडेंट करके आगे जाता है या कोई जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनका पालन नहीं करता है, तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। देन जितने लोकल बॉडीज के टैक्स वगैरह हैं, हाउस टैक्स वगैरह हैं, उनको जैसे गवर्नेंस सिस्टम के तहत में टैक्स का कलेक्शन, रेजिडेंट्स के लिए एक इजी सिस्टम होता है। देन एक बड़ा और इम्पोर्टेंट होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे आगरा सिटी में है, ये सब सिस्टम्स काम कर रहे हैं। तो यही सब एक स्मार्ट सिटी होते हैं कि रेजिडेंट्स को ईज हो, उनको जितने भी सरकारी विभाग हैं वहां ना जाना पड़े और किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वो अपने टैक्स वगैरह ऑनलाइन दे सके। सिटी में जो ट्रैफिक है उसका एक स्मूथ फ्लो हो सके, रेजिडेंट्स अपने को सेफ महसूस करें, और जो कानून व्यवस्था को लागू करने वाले हैं, पुलिस है, तो वो लोग पूरे सिटी की मॉनिटरिंग करते हैं कंट्रोल सेंटर्स में बैठ के।
तो बीएल ने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है और मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष है पहले कि एक स्मार्ट सिटी का होता है तो उसका जो कंट्रोल सेंटर है, आईसीसी बोलते हैं हम उसको, ये हम लोग पहले ये सब इम्पोर्ट होता था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वीडियो एनालिटिक्स है, तो आज स्मार्ट सिटी प्लेटफॉर्म है जिसको हमने इक्विनॉक्स का नाम दिया है, वो हम अपना यूज कर रहे हैं। देन वीडियो एनालिटिक्स है, देखिए ऑटोमेटिकली कहीं पर कोई एक से ब्रीफ केस पड़ा हुआ है, बहुत समय तक कैमरास तो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन वीडियो एनालिटिक क्या करता है, ये बहुत देर से पड़ा हुआ है, एक ब्रीफ केस है, तो क्यों है ऐसा, तो वो उसके अलर्ट्स डेवलप करते हैं कि इसमें कुछ विस्फोटक भी हो सकता है। हाँ, यही तो उसके आगे की चीज है वीडियो एनालिटिक्स, जिससे कि पता चले कि कोई चीज एक बहुत देर से स्थिर पड़ी हुई है या कोई काउंटर फ्लो में ट्रैफिक चल रहा है, तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर्स वगैरह से इसके अलर्ट्स और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इन सब क्षेत्रों में बीएल, ये कल तक सारी चीजें बाहर से आती थी, तो जो बीएल डेवलप कर रही है, तो खाली स्मार्ट सिटीज ही नहीं बना रही, उसमें प्रयोग होने वाली बहुत सारी टेक्नोलॉजीज या सेंसर्स, अभी हम लोग एचएलएस की बात कर रहे थे, होमलैंड सिक्योरिटी, तो जिसमें पेरीमीटर सर्विलेंस रडार्स वगैरह होते हैं, ये सब हम लोग इंडिजिनस डेवलप कर रहे हैं। तो काफी योगदान कर रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इस क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि आज अब धीरे धीरे ये 2 टायर और 3 टायर सिटी में जा रहे हैं। जैसे यूपी की एक योजना है 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की, और वो उसको चाहते हैं कि हम ही उसको डेवलप करें और हम ही उसको ऑपरेट भी करें, तो जिससे कि सर, और वो हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है बहुत सारे टैक्सेशन और उनसे, तो उसमें बीएल की हिस्सेदारी हो तो आप अपनी लागत को निकाल सकें। तो इस तरह कई नए मॉडल डेवलप हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के, तो हम लोग सब इसमें योजनाएं बना रहे हैं, और जिसमें हमारा बिजनेस तो होता ही है, क्योंकि हम एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग प्रॉफिट भी करना चाहते हैं, बट मूल भावना ये रहती है कि देश का विकास हो सके, और ये सारी जो टेक्नोलॉजीज कल तक हम बाहर के देशों पर निर्भर थे, वो हम अपने देश में खुद डेवलप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस मौके को देने के लिए, जिससे हम बीएल के बारे में आपको और आपके दर्शकों को बता सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक्सटील